मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है द मक्का एग्रीमेंट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान जो है उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये पैक्ट डिक्लेयर करता है कि कोई भी आर्म्ड अटैक इनमें से किसी भी 3 स्टेट्स पर अगर होगा तो उसे अटैक ऑन ऑल 3 माना जाएगा। ये एग्रीमेंट जो है सितंबर 2025 के सऊदी पाकिस्तान स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर ही बिल्ड किया गया है। अब इसमें इसको वाइडन करके टर्की को इंक्लूड कर लिया गया है। फुल टेक्स्ट जो है इस एग्रीमेंट का वो पब्लिकली जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ऑफिशियल्स के हिसाब से एग्रीमेंट जो है वो 4 पिलर्स पर जाता है। एक कलेक्टिव डेटरेंस क्लॉज, जैसे कि जो यूएन चार्टर में है आर्टिकल 51 में, जॉइंट ट्रेनिंग और मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म और डिफेंस इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन। लेकिन इसमें मिसिंग ये है कि कोई इंटीग्रेटेड कमांड हेडक्वार्टर बनाने की बात नहीं है, ना कोई स्टैंडिंग जॉइंट फोर्स है, ना कोई कॉमन बजट है, कोई एक्सप्लिसिट न्यूक्लियर शेयरिंग क्लॉज भी नहीं है। और इसमें एक एक्सक्लूजनरी क्लॉज ये भी है कि प्रोटेक्शन उस मेंबर को नहीं मिलेगी जो खुद एग्रेशन करेगा या अपनी टेरिटरी जो है वो किसी और स्टेट को अटैक करने के लिए यूज़ करने देगा। तो मतलब एग्रेसर को जो है वो प्रोटेक्शन इन तीनों में से किसी को नहीं मिलेगी। अब इसमें 3 मेजर फैक्टर्स आ रहे हैं क्यों ये एग्रीमेंट किया गया है। पहला तो जो यूएस, इजराइल और ईरान के कन्फ्रंटेशन ने एक्सपोज कर दी है लिमिट्स कि कितना आप यूएस की सिक्योरिटी गारंटी पर रिलाय कर सकते हो। फिर रीजनल रिकैलिब्रेशन हो रही है, तो उसकी वजह से जो है सऊदी अरेबिया को अपने सिक्योरिटी पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ रहा है। सऊदी की फाइनेंशियल डेप्थ और ज्योग्राफी जो है वो इस एग्रीमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेंथ है। टर्की के जो नेटो के स्टैंडर्ड डॉक्ट्रिन है और ड्रोन या नेवल इंडस्ट्री है वो इसमें एक स्ट्रेंथ लेकर आएगी। पाकिस्तान के पास तो मैन पावर है और एक वो अकेली न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, तो ये एक वो स्ट्रेंथ लेकर आ रहा है इस एग्रीमेंट में। अब अगर हम इसको क्या हम नेटो ऑफ द ईस्ट मान सकते हैं? अब कंपैरिजन नेटो के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेटो की गारंटी जो है उसमें तो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी है, इंटीग्रेटेड कमांड है उनकी, डेकेड्स ऑफ टेस्टेड डॉक्ट्रिन है। मैका पैक्ट में तो आर्टिकल 51 का जो सेल्फ डिफेंस लॉजिक है यूएन चार्टर का, वही सिर्फ यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि ज्योग्राफिक स्कोप जो है और जो रिस्पांस ट्रिगर है उसको अनडिफाइंड रखा गया है। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट्स जो है वो जितने भी पहले साइन हुए हैं वो कभी इन्वोक नहीं किए जाते हैं। पाकिस्तान जैसे भी रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया पर अटैक हुआ ईरान का ड्रोन का और मिसाइल का, तो उसमें पाकिस्तान ने कुछ एक्शन नहीं लिया, इनफैक्ट मीडिएशन करने को कहा। अब ये क्यों हो रहा है? अब ये पैक्ट जो है वो अगर आप देखो तो ये डेटरेंस अगेंस्ट ईरान की तरह फ्रेम तो किया जा रहा है, लेकिन जो डीपर सबटेक्स्ट है वो इजराइल के अगेंस्ट है। टर्की जो है इजराइल को अपना ग्रेटर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। इनफैक्ट इजराइल भी जो है वो टर्की को नेक्स्ट या फिर न्यू ईरान मानता है। अब इसमें ग्लोबल रिएक्शंस अगर हम देखें, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, वो कैलकुलेटेड साइलेंस इसमें मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस ये हैं कि एक डीपर स्ट्रेटजिक इंटीग्रेशन जो है वो कंसर्निंग हो सकती है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की और चाइना के एक्सेस की। टर्की जो है हिस्टोरिकली डिप्लोमेटिकली हॉस्टाइल रहा है इंडिया को, और उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरेबिया जो है उसने इन्वेस्ट किया है सिग्निफिकेंटली इन टाइज विद इंडिया, लेकिन ग्रोइंग सऊदी सिक्योरिटी डिपेंडेंस जो है वो पाकिस्तान को एक ग्रेटर लिवरेज भी दे रही है उसके रिलेशनशिप में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिराक मेडल। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली दीपक धार एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं उत्तर प्रदेश के, उनको जो है को रेसिपिएंट बनाया गया है डिराक मेडल का। ये डिराक मेडल सबसे पहली बार अवार्ड हुआ 1985 में। ये ऑनर ऑफ पीएम डिराक, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट थे 20th सेंचुरी के, उनके ऑनर में दिया जाता है। इसको एनुअली दिया जाता है डिराक के बर्थडे पर 8 अगस्त को। इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स जो है वो ये अवार्ड करता है। ये डिराक मेडल जो है वो किसी नोबेल लॉरिएट, फील्ड मेडलिस्ट या वुल्फ फाउंडेशन प्राइज़ विनर्स को नहीं मिलता है। इसमें $5000 का जो है वो प्राइज़ होता है। दीपक धर जो है वो सेकंड इंडियन विनर है इसके, इससे पहले अशोक सेन को भी मिल चुका है। अब इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स क्या है? एक इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिजिक्स और मैथमेटिकल साइंसेज का। ऑपरेट करता है एक ट्राईपार्टिट एग्रीमेंट बिटवीन इटालियन गवर्नमेंट, यूनेस्को और IAEA के बीच में। ट्रिएस्टे इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो DGFT ने रिमूव कर दी है रिक्वायरमेंट कि फिजिकल ड्यूटी पेमेंट चलान सबमिट करने होते हैं, जो अगर आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है क्या? ये ट्रेड प्रमोशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट कर रही है, ताकि उन कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट किया जा सके
जो कि क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में या इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। DGFT इसको एडमिनिस्टर करता है। तो जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन या पोस्ट प्रोडक्शन में, ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी पर वो अलाउ की जाती है। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो है इसमें ऑफकोर्स अलाउ नहीं होते हैं, उनको इम्पोर्ट करना बेसिकली। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इको एजुकेशनल हब। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पहला एक इको एजुकेशनल हब प्रकृति ज्ञान धाम जो है वो डेडिकेट किया है कंट्री को। इसको डेवलप किया गया है CSIR NBRI द्वारा। एक डायरेक्ट इंटरफेस देता है बिटवीन साइंटिफिक नॉलेज और पब्लिक एंगेजमेंट। अब इसके अंदर फीचर्स क्या हैं? पावन पथ बनाया गया है जो कि एक इंटरप्रेटिव हेरिटेज ट्रेल है, रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स इकोलॉजिकल रीजन्स और एसोसिएटेड वेजिटेशन को। एक विभाव एंक्लेव बनाया गया है जो कि थ्रेटेड प्लांट्स ऑफ इंडिया का गार्डन है। ऐसे ही भैरव एंक्लेव है जो स्टेट प्लांट्स जो हैं इंडिया के जो और यूनियन टेरिटरीज के उनको एक जगह पर लेकर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी और US नेवी जो है वो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज 2026 कंडक्ट करने वाली है सदर्न नेवल कमांड कोची में। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी और US नेवी कंडक्ट करती है सिंस 2005, ताकि इंटरऑपरेबिलिटी और प्रोफेशनल कोऑपरेशन स्ट्रेंथन हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कहा है कि जो प्रपोज्ड MDR होगा UPI ट्रांजैक्शंस पर वो बहुत ही नॉमिनल होगा। अब MDR क्या होता है? बेसिकली एक फ़ी जो कि मर्चेंट से चार्ज की जाती है कि वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर तो एक कस्टमर अगर डिजिटल बिजनेस को डिजिटली पे करता है, मल्टीपल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो जो उसका ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब MDR जो है वो कमर्शियल MDR जो है वो पार्ट ऑफ कमर्शियल स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है पेमेंट एक्सेप्टेंस चेन को। अब जो मर्चेंट के लिए क्या होता है, MDR जो है बेसिकली एक कॉस्ट बन जाती है उसके, अगर वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करना चाहता है तो कस्टमर जब पेमेंट करता है तो मर्चेंट जो है वो ट्रांजैक्शन अमाउंट डिडक्ट होने के बाद टोटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो है कई तरह की कॉस्ट आती हैं, जैसे पेमेंट प्रोसेसर फ़ी जो कि पेमेंट प्रोसेसर्स होते हैं जैसे रेजर पे वो चार्ज करते हैं, फिर इंटरचेंज फ़ी मतलब जो कार्ड इशूअर्स जो बैंक्स होते हैं बेसिकली वो चार्ज करते हैं, फिर असेसमेंट फ़ी जो कि कार्ड नेटवर्क जैसे वीज़ा, रुपए ये सब चार्ज करते हैं, मार्कअप फ़ी जो है वो कई एंटिटीज़ होती हैं उस ट्रांजैक्शन में वो उस फीस को चार्ज करती हैं, एडिशनल फ़ीस भी चार्ज की जा सकती है फ्रॉड प्रिवेंशन, चार्जबैक हैंडलिंग या कस्टमर सपोर्ट के नाम पर। MDR कोई सिंगल फिक्स रेट नहीं होता है, अलग अलग कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स सब इसको अलग अलग लेवल पर चार्ज करते हैं। MDR जनरली 1 से 3% के बीच में होता है। मर्चेंट्स जो हैं वो इसको अपनी कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट मानते हैं और MDR चार्जेस जो हैं ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लिए जाते हैं मर्चेंट के अकाउंट से जब पेमेंट की जाती है। अब UPI पर जो है MDR पहले तो एप्लीकेबल होता था जब इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया MDR UPI और रुपे डेबिट कार्ड्स पर, ताकि मास अडॉप्शन हो सके डिजिटल पेमेंट्स की। गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेट करती थी इंडस्ट्री को अभी तक सब्सिडीज़ के थ्रू। अब गवर्नमेंट जो है वो बिल लेकर आई है ताकि लिवाई हो सके MDR सिलेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स पर, और कहा जा रहा है कि MDR 0.25 से लेकर 0.4% तक होगा बिजनेस डायरेक्टेड UPI ट्रांजैक्शंस पर। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं फेस करेंगे और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स तो हमेशा ही फ्री रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कालाबुर्गी फोर्ट। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो MP है कालाबुर्गी के, रिसेंटली वो यूनियन कल्चर मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने एक लेटर जो है दी है कि जल्दी से जल्दी 20 करोड़ का जो कंजर्वेशन और रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है कालाबुर्गी फोर्ट पर उसे शुरू किया जाए। कालाबुर्गी फोर्ट जो है वो एक हिस्टोरिक फोर्ट है, कालाबुर्गी कर्नाटका में लोकेटेड। इनिशियली इसको राजा गुलचंद जो कि एक फ्यूडेटरी थे काकटिया डायनेस्टी के वरंगल में, उन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। बाद में इसे स्ट्रेंथन किया गया अलाउद्दीन हसन बाहमन शाह जो कि बामनी डायनेस्टी के रूलर थे, और इसने कैपिटल की तरह सर्व किया है बामनी सल्तनत की। इसमें आर्किटेक्चर जो है वो ब्लेंड ऑफ हिंदू और इस्लामिक स्टाइल है, और इसको ये हिल के क्योंकि टॉप पर है तो एक तरह से स्ट्रेटजिक एडवांटेज फॉर डिफेंस भी देता है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं परमानेंट पिक्टोरियल कैंसिलेशन। ये टॉपिक आपके 8
आर्ट एंड कल्चर के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक परमानेंट पेक्टोरियल कैंसलेशन और प्रीमियम स्पेशल कवर रिलीज़ किया है कमेमोरेट करने के लिए श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को। तो ये पीपीसी होता क्या है, बेसिकली पोस्ट मार्क होता है जिसमें कि एक फ़ोटो डिज़ाइन या पिक्चर हो सकती है किसी टूरिस्ट रिलीजियस या हिस्टोरिकल साइट की, ताकि वाइड पब्लिसिटी मिल सके उस जगह को। और ये पोस्ट ऑफिस पर जो उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट प्लेस के नियर लोकेटेड है वहाँ पर ये प्रोवाइड होती है। तो एक ऑर्डिनरी कैंसिलेशन में तो क्या होता है कि जो नॉर्मल आपकी पोस्टेज स्टैम्प्स होती हैं उस पर्टिकुलर डे पर वो यूज़ की जाती है, लेकिन पीपीसी जो है वो परमानेंट बेसिस पर हर रोज़ जो है वो सेम ही डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस पर मिलता है। तो जैसे आप इसको एग्जांपल समझो कि जैसे जो ताजमहल के आसपास जो पोस्ट ऑफिस हैं वहाँ पर जो पीपीसी होगा वो ताजमहल की पिक्चर का होगा रादर दैन एन ऑर्डिनरी पोस्टल स्टैम्प, ठीक है। अब अगर हम श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में देखें तो ये एक हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, तिरुवनंतपुरम केरला में। अर्लीस्ट रिकॉर्ड इसका 8th से 9th सेंचुरी के बीच में है। इसको टेम्पल को बिल्ड और रीबिल्ड किया गया कई बार, और मोस्ट रिसेंटली इसको मार्तंड वर्मा जो किंग ऑफ त्रवणकोर थे उन्होंने 1750 में जो है इसको बनाया। इसमें केरला और द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ब्लेंड है। 2011 में टेम्पल न्यूज़ में रहा जब इसके वॉल्ट्स एक्सप्लोर किए गए, और कहा जाता है कि ये सबसे रिचेस्ट टेम्पल है वर्ल्ड का। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is the Mecca Agreement. So this topic is important for your international relations. So recently Saudi Arabia, Turkey and Pakistan have signed the Mecca Joint Defense Agreement in the presence of Crown Prince Mohammed bin Salman. This pact declares that an armed attack on any of the three states will be treated as an attack on all three. So this agreement builds on the September 2025 Saudi-Pakistan Strategic Mutual Defense Agreement, which has now widened to include Turkey's NATO integrated military capabilities and defense industrial base. And the full text of Mecca agreement has not been made public yet. According to officials, the agreement rests on 4 pillars: a collective deterrence clause, a defense industrial integration, joint training and military exercises, intelligence sharing mechanism. But what is missing is that there is no integrated command headquarters, no standing joint force, no common budget, and no explicit nuclear sharing clause. This pact also denies protection to any member who initiates aggression or whose territory is used to attack another state. Okay, so this will be a major point which will be used by both Pakistan and Turkey to avoid any protection to Saudi Arabia or vice versa. So why this particular pact has been signed? First of all, US-Israel-Iran confrontation has exposed the limits of relying on US for security guarantees, and there is regional recalibration which is pushing Saudi Arabia to diversify its security partners. So the three states are bringing complementary strengths to each other. For example, Saudi is bringing money, Turkey is bringing the naval industry, drone or naval industry, Pakistan is bringing manpower, and perhaps even the nuclear the threat, the deterrence of being a nuclear armed state. Okay, can we compare it with NATO? Of course not. NATO has guarantee in respect of being a treaty organization. It has an integrated command and decades of tested doctrine. Mecca Pact is relying on self-defense logic. Okay, mutual defense pacts which have been signed in the past also are rarely invoked militarily. Pakistan did not act when Saudi Arabia came under missile and drone attack in the last few months from Iran. So of course, the pact is being framed as deterrence against Iran, but the deeper subtext may be directed at Israel. But Turkey views Israel as a greater long-term security threat than Iran, and even Israel has labeled Turkey as the new Iran. So what are the reactions here? China, Russia, India both have adopted a calculated silence or pragmatic neutrality. Okay, and for India, the pact is signaling deeper strategic integration between Saudi Arabia and Pakistan, Turkey, China axis. Turkey has historically been diplomatically hostile to India and it has already demonstrated military cooperation with Pakistan. But Saudi Arabia has invested significantly in ties with India over the past decade, despite its closeness to Pakistan. But the growing Saudi security dependence may give Pakistan greater leverage in that relationship, perhaps even straining India's long-term strategic partnership with Saudi Arabia. Okay. So the next topic is Dirac Medal. This topic is important for your science and tech section. So Deepak Dhar, a theoretical physicist from Uttar Pradesh, has been named the co-recipient of Dirac Medal, which was first awarded in 1985. It is given in honor of PM Dirac,
who is one of the greatest physicists of the 20th century. It is awarded annually on Dirac's birthday. It is awarded by the International Center for Theoretical Physics. The Dirac Medal is not awarded to Nobel laureates, field medalists, or Wolf Foundation prize winners. The medalists also receive a prize of $5,000. Deepak Dhar is also the second Indian winner of the Dirac Medal. The first one was string theorist Ashok Sen. So, what is International Center for Theoretical Physics? So, it is an international research institute for physical and mathematical sciences. It operates under a tripartite agreement between Italian government, UNESCO, and IAEA. It is located in Trieste, Italy. The next topic is Export Promotion Capital Goods Scheme. This topic is important for your economy section. DGFT has removed the requirement for submitting physical duty payment challans while applying for export obligation discharge certificates under the Advanced Authorization and Export Promotion Capital Goods Schemes. So EPCG is basically a trade promotion scheme implemented by Government of India to facilitate import of capital goods for producing quality goods and services and enhance India's manufacturing competitiveness. EPCG scheme is administered by DGFT. It allows import of capital goods for pre-production, production, and post-production at zero customs duty. It covers manufacturer exporters also. Second-hand goods of any nature will not be permitted under the scheme. So the next topic is Eco-Educational Hub. This topic is important for your Science and Tech section and Governance section. Union Minister of State for Science and Technology has dedicated a first of its kind Eco-Educational Hub, Prakriti Gyan Dham. It is developed by the CSIR NBRI. It provides a direct interface between scientific knowledge and public engagement. So it has Pavan Path, which is an interpretive heritage trail. The trail takes visitors through curated plant collections representing diverse ecological regions and associated vegetation. So what is then there is Vibhav Enclave, which is a threatened plants of India garden. Then we have Bhairav Enclave, which features the officially designated state plants of states and union territories, in a garden. So the next topic is Explosive Ordnance Disposal Exercise. This topic is important for your security section. So Indian Navy and US Navy Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 is going to be conducted at Southern Naval Command Kochi soon. So it's a bilateral naval exercise conducted between Indian Navy and US Navy to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the two sides. And it has been conducted by both countries since 2005. So the next topic is merchant discount rate. This topic is important for your economy section. Government has recently said that the proposed merchant discount rate for UPI transactions will be nominal. So what is MDR? It's the fee charged to a merchant for accepting a digital payment. When a customer pays a business digitally, multiple parties may be involved in completing that transaction. MDR is part of that commercial structure which supports this payment acceptance chain. So for a merchant, MDR is best understood as a cost of accepting a particular type of payment. When a customer makes the payment, the merchant usually receives that transaction amount after deduction of MDR. So it can have a variety of costs like the payment processor fee, which are the fees charged by payment processors, then interchange fee, which are the fees charged by card issuers, the banks, then assessment fee can be charged by card networks like Visa, RuPay or MasterCard. Markup fee is divided among different entities involved in the transaction. Then there can be additional fees as well for services like fraud prevention, chargeback handling and customer support. MDR is not a single fixed rate. It may apply differently across cards, net banking, wallets, UPI, EMI, BNPL, QR. MDR typically comes in the form of percentage of the transaction amount, and merchants must consider these fees as part of managing their business cost. MDR charges are automatically deducted from merchant's account. So when UPI was launched in 2016, MDR was applicable, but in 2020, government removed MDR on UPI and RuPay transactions to push mass adoption of digital payments. Government has compensated the industry through subsidies until now, but now the government has brought a bill to levy an MDR on select electronic payment modes, and perhaps the MDR will be 0.25 to 0.4% on business-directed UPI transactions. Finance Ministry has said that consumers will face no transaction charges, and that all person-to-person transfers will continue to be free.
So the next topic is Kalaburgi Fort. This topic is important for our art and culture section. MP for Kalaburgi recently met Union Culture Minister and submitted a letter seeking urgent approval for the proposed 20 crore conservation and rejuvenation project for the historic Kalaburgi Fort. So Kalaburgi Fort is a historic fort located in Kalaburgi, Karnataka. It was initially constructed by Raja Gulchand, a feudatory of the Kakatiya dynasty of Warangal in 12th century. It was later strengthened by Alauddin Hassan Bahman Shah, the ruler of Bahmani dynasty. It served as the capital of Brahmani Sultanate. The architecture shows a blend of Hindu and Islamic styles, and being positioned at the top of a hill, the fort has provided a strategic advantage for defense. Okay. So the next topic is permanent pictorial cancellation. This topic is important for our art culture section and governance section. So Department of Posts has released the permanent pictorial cancellation premium special cover to commemorate the significance of Sri Padmanabha Swami Temple. So what is PPC? It's a postmark which shows a replica, photo, design or picture highlighting a tourist, religious, historical or important place of a living or non-living thing. It gives wide publicity to many places of historical, cultural or tourist interest. They are provided at the post offices which are located near such significant places. Unlike an ordinary cancellation which is used to cancel post stamps on a particular day, a PPC is available for use on a permanent basis at a designated post office. So for example, near a PPC near the post offices of Agra will perhaps be carrying the Taj Mahal based PPC. Okay, so what is Sri Padmanabha Swami Temple? It's a Hindu temple dedicated to Lord Vishnu, located at Thiruvananthapuram, Kerala. The earliest record mentions of the temple is from 8th or 9th century CE. The temple was built and rebuilt over the centuries, most recently by Martanda Varma, the king of Travancore. So it's a blend of Kerala and Dravidian styles of architecture. In 2011, the temple was the subject of international news when an exploration of its vaults revealed a wealth of jewels, precious metals, and other treasures. In fact, it is believed to be the world's richest temple. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.